क्या आप कभी सोचते हैं कि आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं क्योंकि आप जन्म से गिफ्टेड नहीं थे? तो रुकिए, इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कि हर आम इंसान के भीतर छिपा होता है एक असाधारण जीनियस, और उसे कैसे बाहर लाए ये विज्ञान बताता है। डेविड शेंक की चर्चित पुस्तक द जीनियस इन ऑल ऑफ अस इस सवाल का जवाब विज्ञान, अनुभव और उदाहरणों के जरिए देती है। इस वीडियो में आप जानेंगे, क्या आईक्यू जन्म से तय होता है? एपिजेनेटिक्स क्या है और आप अपने जीन कैसे बदल सकते हैं? कैसे अभ्यास किसी को भी महान बना सकता है? बच्चों को प्रेरित करने और उनकी प्रतिभा को नष्ट होने से बचाने के उपाय। कैसे हर व्यक्ति के भीतर छिपा है एक जीनियस। यह वीडियो खासतौर पर विद्यार्थियों, माता-पिता, शिक्षकों और खुद में सुधार की चाह रखने वालों के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं आपने कौन सा सबक आज सीखा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइफ टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय, द किड, इंट्रोडक्शन, द किड। पुस्तक, द जीनियस इन ऑल ऑफ अस, व्हाई एवरीथिंग you've been told about genetics, talent and IQ is wrong। हम सभी में प्रतिभा, आनुवंशिकी, प्रतिभा और IQ के बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया है वह सब गलत क्यों है? लेखक, डेविड शेंक। पुस्तक की भूमिका, जिसका शीर्षक है द किड, एक व्यक्तिगत और प्रेरणात्मक शुरुआत है जहां लेखक डेविड शेंक अपने जीवन के शुरुआती अनुभवों को साझा करते हैं। इस भूमिका में वह समाज द्वारा फैलाए गए उस आम विश्वास को चुनौती देते हैं जिसमें कहा जाता है कि प्रतिभा या बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है। एक आलेखक की आत्मस्वीकृति और संघर्ष। डेविड शेंक यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी बचपन में अपने भीतर किसी असाधारण प्रतिभा को महसूस नहीं किया था। वे एक औसत छात्र थे जिन्हें कभी कभी यह महसूस कराया गया कि वे कुछ खास नहीं हैं। वे भी उसी सोच के शिकार थे जो आज भी प्रचलित है कि जो प्रतिभाशाली हैं वे पहले से ही किसी खास गुण के साथ पैदा होते हैं। 2. गिफ्टेड का मिथक। लेखक इस धारणा को तोड़ते हैं कि गिफ्टेडनेस कुछ गिने चुने लोगों के लिए आरक्षित होती है। उनका कहना है कि यह विचार बच्चों और बड़ों दोनों के आत्मविश्वास को सीमित कर देता है। जब कोई बच्चा खुद को सामान्य समझता है तो वह प्रयास करना बंद कर देता है और यहीं पर विकास रुक जाता है। 3. सही वातावरण की शक्ति। डेविड यह तर्क रखते हैं कि हर बच्चा एक गिफ्टेड किड बन सकता है यदि उसे सही पर्यावरण, प्रेरणा, संदर्भ और सबसे जरूरी, संधिपूर्ण अभ्यास, डेलिब्रेट प्रैक्टिस का अवसर मिले। वे बताते हैं कि प्रतिभा एक बीज की तरह है, लेकिन उसके फलने फूलने के लिए सही मिट्टी, एनवायरनमेंट, पानी, अवसर और धूप, प्रेरणा की जरूरत होती है। 4. समाज का योगदान और भ्रम। यह भूमिका इस बात को रेखांकित करती है कि समाज कैसे जल्दी ही बच्चों को प्रतिभाशाली और सामान्य जैसे खांचों में बांट देता है। स्कूलों में टेस्ट स्कोर, IQ और परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों को वर्गीकृत किया जाता है, जो गलत धारणा को और मजबूत करता है कि जो आगे नहीं बढ़ पाए वो कभी कर ही नहीं सकते। 5. लेखक की मुख्य स्थापना, थीसिस। लेखक इस भूमिका में अपने विचार को स्पष्ट करते हैं कि यह पुस्तक इस एक मुख्य सिद्धांत को स्थापित करने के लिए लिखी गई है। प्रतिभा जन्म से नहीं, विकास से बनती है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर असाधारण बनने की क्षमता है, बशर्ते उसे सही समय पर मार्गदर्शन, संघर्ष का अवसर और दीर्घकालीन अभ्यास मिले। द किड केवल लेखक की कहानी नहीं है, यह हर उस बच्चे या वयस्क की कहानी है जो कभी खुद को सामान्य समझकर चुप हो गया था। यह अध्याय हमें आश्वस्त करता है कि प्रतिभा स्थायी नहीं है, बल्कि निर्मित की जा सकती है, और इसी विश्वास को आगे के अध्यायों में वैज्ञानिक प्रमाणों, शोध और सच्ची कहानियों के जरिए स्थापित किया जाएगा। भाग 1, प्रतिभा का मिथक, पार्ट 1, द मिथ ऑफ गिफ्ट्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी अनुभाग है जिसमें लेखक डेविड शेंक उस पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं जो कहती है कि प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता जन्मजात होती है। इस भाग में लेखक यह स्थापित करते हैं कि हम जिस प्राकृतिक प्रतिभा की बात करते हैं वह वास्तव में प्रेरणा, सही माहौल, अभ्यास और धैर्य का परिणाम होती है, न कि केवल जीन या आनुवांशिकता का। नीचे इस भाग के प्रत्येक अध्याय का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।
अध्याय 1 जीन्स 2.0 जीन वास्तव में कैसे काम करते हैं। हाउ जीन्स रियली वर्क। पारंपरिक धारणा, ओल्ड व्यू ऑफ जीन्स। बहुत समय तक यह माना जाता रहा कि जीन हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट होते हैं। यानी जैसे एक इमारत का नक्शा पहले से तय होता है, वैसे ही हमारे गुण, कमजोरियां, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और स्वास्थ्य भी हमारे जन्म के समय ही तय हो जाते हैं। इस सोच के अनुसार अगर आपके माता पिता होशियार हैं, तो आप भी होशियार होंगे। अगर कोई व्यक्ति संगीत या गणित में अच्छा है, तो यह उसकी जन्मजात प्रतिभा है। कुछ लोग सफल होने के लिए पैदा होते हैं, जबकि अन्य सामान्य ही रह जाते हैं। यह धारणा मानव क्षमता को सीमित करती है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे पैदा हुए हैं, वैसे ही रहेंगे। नई वैज्ञानिक समझ, एपिजेनेटिक्स और जीन की वास्तविक कार्यप्रणाली। डेविड शेंक इस अध्याय में आधुनिक जेनेटिक्स की एक क्रांतिकारी खोज को सामने रखते हैं, जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपिजेनेटिक्स क्या है? एपिजेनेटिक्स का अर्थ है कि हमारे जीन स्थिर नहीं हैं, वे वातावरण, एनवायरनमेंट, आदतों, हैबिट्स और अनुभवों, एक्सपीरियंसेस के अनुसार सक्रिय या निष्क्रिय हो सकते हैं। जीन का काम केवल यह बताना नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह भी है कि परिस्थिति के अनुसार कैसे प्रतिक्रिया दें। उदाहरण, अगर कोई बच्चा संगीत सुनता है, वाद्य यंत्र बजाने का अभ्यास करता है और संगीत से जुड़ा माहौल पाता है, तो उसके संगीत से जुड़े जीन सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह यदि कोई बच्चा तनावपूर्ण माहौल में रहता है, तो उसके शरीर में तनाव और भय से जुड़े जीन सक्रिय हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपकी जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन, स्थायी नहीं है, यह बदल सकती है। वातावरण बनाम आनुवंशिकता, किसका ज्यादा प्रभाव है? इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हम भले ही किसी विशेष जीन के साथ जन्म लें, लेकिन हम उन जीन को कैसे चालू या बंद करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। पर्यावरण का प्रभाव। अभ्यास किसी विशेष कौशल से जुड़े जीन को सक्रिय करता है। सकारात्मक माहौल और प्रेरणा रचनात्मकता और आत्मविश्वास से जुड़े जीन को बढ़ावा देते हैं। अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, तनाव या उपेक्षा नकारात्मक जीन अभिव्यक्तियों को सक्रिय कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ यह जानना कि आप किन जीन के साथ जन्मे हैं, अधूरी जानकारी है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन जीनों को कैसे प्रभावित करते हैं और उनके सक्रिय होने की संभावना को कैसे बढ़ाते हैं। लेखक इस विचार को चुनौती देते हैं कि प्रतिभा, बुद्धिमत्ता या क्षमता पहले से तय होती है। वह कहते हैं कि हम सबके अंदर संभावनाओं का एक विशाल भंडार होता है, जिसे सही परिस्थिति, मार्गदर्शन और प्रयास से सक्रिय किया जा सकता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण, अनुप्रयुक्त अध्ययन। लेखक ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहां समान जीन वाले जुड़वां बच्चों ने अलग अलग माहौल में रहकर बहुत भिन्न जीवन जिया और भिन्न क्षमताएं विकसित की। बच्चों को सही अभ्यास, ध्यान और समर्थन मिलने पर वे औसत आईक्यू से भी असाधारण बन गए। निष्कर्ष, जीन संभावनाएं प्रदान करते हैं, परिणाम नहीं तय करते। हमारी क्रियाएं, आदतें और माहौल ही यह तय करते हैं कि कौन से जीन सक्रिय होंगे और किस हद तक। हर व्यक्ति में परिवर्तन और विकास की जैविक, बायोलॉजिकल क्षमता मौजूद है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि निरंतर अभ्यास, सही सोच और प्रेरणा के साथ आगे बढ़े, तो अपने भीतर छिपे जीनियस को जगा सकता है। अध्याय 2 बुद्धिमत्ता एक प्रक्रिया है, वस्तु नहीं। इंटेलिजेंस इज अ प्रोसेस, नॉट अ थिंग। लेखक यह क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, कोई स्थिर या जन्म से तय होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया, डायनामिक प्रोसेस है। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी सोचने की क्षमता, विश्लेषण की गहराई और समस्या समाधान के कौशल को समय के साथ विकसित कर सकते हैं और करते भी हैं। एक पारंपरिक धारणा क्या थी? पिछले कई दशकों से बुद्धिमत्ता को एक फिक्स्ड, अपरिवर्तनीय क्षमता के रूप में देखा जाता था। यह धारणा आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट, स्कोर पर आधारित थी। इस सोच के अनुसार यदि आपकी आईक्यू 130 है, तो आप गिफ्टेड हैं। यदि आपकी आईक्यू 90 है, तो आप औसत हैं। और यह स्कोर आजीवन वैसा ही रहेगा। इस धारणा ने शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक प्रतिष्ठा में गहरा प्रभाव डाला,
जिससे लोग खुद को सीमित मानने लगे। 2 लेखक का तर्क, बुद्धिमत्ता एक प्रक्रिया है। डेविड शेंक इस सोच को पूरी तरह नकारते हैं। वे कहते हैं कि बुद्धिमत्ता कोई वस्तु नहीं है जिसे मापा जा सके, यह एक क्रिया है, एक प्रक्रिया जो हर दिन हमारे अनुभवों, अभ्यास और सोच के ढंग से बदलती रहती है। बुद्धिमत्ता कोई फिक्स्ड स्कोर नहीं है, यह सीखने, समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। यह हमारे प्रयास, अभ्यास और वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। हम जितना सीखते हैं, सोचते हैं, अभ्यास करते हैं, उतना ही हमारा मस्तिष्क बेहतर और बुद्धिमान बनता है। 3 समर्थन में वैज्ञानिक शोध और अध्ययन। लेखक कई शोधों का हवाला देते हैं जिनमें यह सिद्ध हुआ है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स और उनके बीच के कनेक्शन बचपन में ही नहीं, पूरी उम्र बनते और बदलते रहते हैं। जैसे ही हम कुछ नया सीखते हैं, हमारा मस्तिष्क नई तंत्रिका रचनाएं, न्यूरल पाथवेज, बनाता है। अध्ययन, आईक्यू स्कोर बदल सकते हैं। कुछ बच्चों पर लंबे समय तक किए गए अध्ययन में यह देखा गया कि नियमित पढ़ाई, अभ्यास और मानसिक चुनौतियों से आईक्यू स्कोर बढ़े। यानी आईक्यू कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसे सुधारा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक। उन्होंने 2 मानसिकताओं का अध्ययन किया। एक फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। 2 ग्रोथ माइंडसेट, मैं लगातार बेहतर बन सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं क्योंकि वे सीखने को जारी रखते हैं। 4 लेखक का उदाहरण और दृष्टिकोण। डेविड शेंक बताते हैं कि वे खुद बचपन में औसत छात्र थे। उन्हें कभी प्रतिभाशाली नहीं कहा गया। लेकिन जब उन्होंने जिज्ञासा, अभ्यास और परिश्रम के साथ पढ़ाई की, तो उन्होंने अपनी क्षमताओं को बढ़ते देखा। वह कहते हैं कि हम हर दिन खुद को नया बना सकते हैं। बुद्धिमत्ता सीखने की आदतों, मानसिक अनुशासन और सोचने के ढंग का परिणाम है। निष्कर्ष, बुद्धिमत्ता जन्मजात और स्थायी नहीं है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो अनुभव, प्रयास और समय के साथ विकसित होती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका प्रारंभिक आईक्यू कुछ भी हो, अपनी क्षमता को विकसित कर सकता है। शिक्षा प्रणाली, माता-पिता और समाज को यह समझना जरूरी है कि हमें बच्चों को प्रतिभाशाली कहने के बजाय उन्हें सीखने वाला बनाना चाहिए। Intelligence is not a thing. It's a process, a way of behaving, thinking, and adapting that changes over time. अध्याय 3, गिफ्टेडनेस का अंत और असली स्रोत प्रतिभा का। The end of giftedness and the true source of talent. इस अध्याय में लेखक गिफ्टेडनेस की उस पारंपरिक धारणा को चुनौती देते हैं जो कहती है कि कुछ लोग जन्म से ही विशेष होते हैं और बाकी नहीं। डेविड शेंक यह बताते हैं कि यह सोच न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत है, बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि यह लाखों लोगों की संभावनाओं को दबा देती है। एक पारंपरिक मिथक, गिफ्टेड लोग खास पैदा होते हैं। बहुत लंबे समय से दुनिया यह मानती रही है कि कुछ लोग ईश्वरदत्त प्रतिभा के साथ जन्म लेते हैं। मोजार्ट, आइंस्टीन, माइकल जॉर्डन या सचिन तेंदुलकर जैसे लोग बचपन से ही खास थे। बाकी लोग सामान्य हैं और उन्हें उसी स्तर पर रहना है। इस सोच ने समाज में 2 वर्ग बना दिए। गिफ्टेड बच्चे, जिन्हें विशेष दर्जा और अवसर मिलते हैं, और साधारण बच्चे, जिन्हें आम समझकर सीमित कर दिया जाता है। 2 लेखक का तर्क, गिफ्टेडनेस एक मिथक है। डेविड शेंक यह स्पष्ट करते हैं कि गिफ्टेड बच्चे पैदा नहीं होते, वे बनते हैं। उनका कहना है कि प्रतिभा का असली स्रोत है लंबा और निरंतर अभ्यास, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, प्रेरक वातावरण, मनोबल और मानसिक अनुशासन, धैर्य और लचीलापन, आत्मविश्वास और मार्गदर्शन। गिफ्टेडनेस एक मानसिकता और प्रशिक्षण का परिणाम है, न कि कोई दिव्य उपहार। 3 डेलिब्रेट प्रैक्टिस, संधिपूर्ण अभ्यास की भूमिका। इस अध्याय में डेलिब्रेट प्रैक्टिस को प्रतिभा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। यह सामान्य अभ्यास नहीं है, बल्कि ऐसा अभ्यास होता है जो हर दिन थोड़ी अधिक कठिनाई लाता है, फीडबैक और सुधार पर आधारित होता है, मानसिक थकान और असुविधा से निपटना सिखाता है।
आत्ममूल्यांकन और सुधार की योजना के साथ चलता है। उदाहरण: मोजार्ट का नाम अक्सर जन्मजात प्रतिभा के रूप में लिया जाता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि उनके पिता एक कुशल संगीत शिक्षक थे और मोजार्ट ने 3 साल की उम्र से कड़ी मेहनत शुरू कर दी थी। माइकल जॉर्डन को बचपन में उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपनी कमजोरी को पहचाना और हर दिन घंटों अभ्यास करके खुद को महानतम बनाया। 4. मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण। लेखक यह भी बताते हैं कि किसी को गिफ्टेड कहना उसके विकास को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? ऐसे बच्चे कभी कभी खुद को साबित करने के दबाव में रहते हैं। वे विफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि मैं हार गया तो मैं असली गिफ्टेड नहीं था। इससे ग्रोथ माइंडसेट की बजाय फिक्स्ड माइंडसेट बनती है। इसके उलट जो बच्चे प्रयास की सराहना, सुधार की गुंजाइश और धैर्य सीखते हैं, वे लगातार बेहतर बनते जाते हैं। यही असली प्रतिभा है। 5. लेखक की स्थापना, थीसिस। टैलेंट इज नॉट अ थिंग यू आर बॉर्न विथ, इट्स अ थिंग यू ग्रो इनटू। यानी प्रतिभा जन्म से नहीं आती, इसे विकसित किया जाता है। 6 उदाहरणों के जरिए पुष्टि। लेखक वैज्ञानिक, संगीतकार, लेखक, खिलाड़ी और कलाकारों के कई उदाहरण देते हैं जिनमें दिखाया गया है कि उन्होंने शुरुआत में कोई असाधारण लक्षण नहीं दिखाए। उन्हें शुरुआती विफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अत्यधिक प्रयास, सहजता से असफलता को अपनाना और लंबे समय तक अभ्यास किया। तब जाकर वे असाधारण बन सके। निष्कर्ष: गिफ्टेडनेस कोई जन्मजात वरदान नहीं है, यह अभ्यास और माहौल से विकसित होने वाली विशेषता है। समाज को यह सोच बदलनी होगी कि सिर्फ कुछ ही लोग महान बन सकते हैं। हमें हर बच्चे में महानता की संभावना को पहचानना और पोषित करना होगा। कोई भी व्यक्ति, यदि उसे सही अवसर, अभ्यास और समर्थन मिले, तो वह असाधारण बन सकता है। अध्याय 4: जुड़वां बच्चों की समानता और भिन्नता। द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ ट्विन्स। इस अध्याय में लेखक जुड़वा बच्चों, ट्विन्स, के वैज्ञानिक अध्ययन का गहराई से विश्लेषण करते हैं ताकि यह समझा जा सके कि क्या हमारे जीवन की दिशा सिर्फ जीन तय करते हैं या उसमें पर्यावरण और अनुभव की भी बड़ी भूमिका होती है। एक पारंपरिक धारणा बटा मिथक। लंबे समय तक यह माना गया कि एक जैसे, आइडेंटिकल, जुड़वा बच्चे, जिनके जीन 100% समान होते हैं, अगर अलग अलग परिस्थितियों में भी पले बढ़े, तो वे फिर भी एक जैसे सोचेंगे, महसूस करेंगे और जीवन में एक जैसी सफलताएं पाएंगे। यह विचार इस पर आधारित था कि यदि जीन समान हैं, तो व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, आदतें और जीवन परिणाम भी समान होने चाहिए। इसलिए जीन को ही प्रमुख निर्धारक, प्राइमरी डिटर्मिनेंट, मान लिया गया। इस धारणा ने यह सोच प्रबल की कि हम अपने जीन के कैदी हैं, यानी हमारे जीवन की दिशा पहले से तय है। 2 वैज्ञानिक सच्चाई, एक जैसे जीन एक जैसे परिणाम। डेविड शेंक इस अध्याय में जुड़वा बच्चों पर किए गए वास्तविक शोधों के परिणाम प्रस्तुत करते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि अलग अलग वातावरण, अलग अलग परिणाम। जब समान जीन वाले जुड़वा बच्चों को अलग अलग घरों में गोद लिया गया या वे अलग परिस्थितियों में पले बढ़े, तो उनके व्यक्तित्व, आदतें, बुद्धिमत्ता, सोचने का तरीका और जीवन के निर्णय स्पष्ट रूप से भिन्न थे। एक बच्चा संगीतकार बना, दूसरा वैज्ञानिक, जबकि उनके जीन समान थे। माइक्रो एनवायरनमेंट भी फर्क करता है। यहां तक कि एक ही घर में पलने वाले जुड़वां बच्चों के अनुभव अलग होते हैं। उदाहरण: माता पिता का व्यवहार एक के प्रति सख्त और दूसरे के प्रति नरम हो सकता है। एक बच्चा शारीरिक रूप से बीमार रहा हो, तो उसका जीवन दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। एक शिक्षक ने एक बच्चे को प्रेरित किया हो, तो उसका झुकाव एक विषय की ओर बढ़ गया। जीन और पर्यावरण की संयुक्त क्रिया। जीन एक संभावना प्रदान करते हैं, लेकिन उन संभावनाओं को वातावरण, अभ्यास और अनुभव कैसे आकार देते हैं, यही असली विकास की कहानी है। 3 जुड़वां बच्चों के अध्ययन से मिले सबक। जीन समान होने के बावजूद, यदि जीवन के अनुभव अलग होते हैं, तो व्यक्तित्व और क्षमता में भी फर्क आता है। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता केवल आनुवंशिक नहीं होती, यह माहौल प्लस अनुभव प्लस प्रेरणा का परिणाम होती है। गिवन टैलेंट जैसी धारणा कमजोर पड़ जाती है जब एक जुड़वां बच्चा संघर्ष करता है और दूसरा सफल होता है। यह अंतर जीन से नहीं,
बल्कि अवसरों और प्रयासों से आता है। 4. लेखक का दृष्टिकोण और तर्क। डेविड शेंक यह तर्क देते हैं कि जुड़वां बच्चों के अध्ययन इस मिथक को तोड़ते हैं कि हम जीन के गुलाम हैं। वे कहते हैं कि असली सवाल यह नहीं है कि हमारे जीन क्या हैं, बल्कि यह है कि हम अपने जीन के साथ क्या करते हैं। हम उन्हें कैसे निखारते हैं, किस माहौल में रखते हैं और किस तरह की सोच और अभ्यास अपनाते हैं। निष्कर्ष: जीन अकेले हमारी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता या जीवन की दिशा तय नहीं करते। जुड़वां बच्चों के अध्ययन यह साबित करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक वातावरण प्रतिभा के असली निर्माता हैं। जन्म और जीन से ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा, वातावरण, अभ्यास और अवसर। Even identical genes can lead to radically different outcomes if the environments are different. अर्थात समान जीन भी पूरी तरह अलग परिणाम दे सकते हैं यदि वातावरण अलग हो। अध्याय 5: विलक्षण बालक और देर से खिलने वाले। Prodigies and late bloomers. इस अध्याय में लेखक प्रारंभिक प्रतिभा, अर्ली टैलेंट के मिथक को गहराई से खंगालते हैं। यह विचार कि केवल वे ही लोग महान बन सकते हैं जो बचपन से ही असाधारण क्षमताएं दिखाते हैं, एक गंभीर भ्रांति है। डेविड शेंक बताते हैं कि शुरुआती प्रतिभा का दिखना सफलता की गारंटी नहीं है और दूसरी ओर धीरे धीरे सीखने और परिपक्व होने वाले लोग भी दुनिया को बदल सकते हैं। एक पारंपरिक धारणा, विलक्षण बालक ही आगे बढ़ते हैं। बहुत समय से यह माना जाता रहा है कि अगर कोई बच्चा बचपन में ही गणित, विज्ञान, संगीत या खेल में अद्भुत प्रदर्शन करता है तो वह गिफ्टेड है। मोजार्ट, रामानुजन, आइंस्टीन जैसे उदाहरणों के जरिए यह धारणा और मजबूत होती है। ऐसे बच्चों को विशेष अवसर दिए जाते हैं जबकि सामान्य बच्चों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह धारणा क्या करती है? बाकी बच्चों में हीन भावना भरती है। माता पिता और शिक्षक गिफ्टेड को ज्यादा समर्थन देते हैं। समाज यह मान लेता है कि जो अब तक महान नहीं बना वह कभी नहीं बनेगा। 2. लेखक का दृष्टिकोण, देर से खिलने वाले भी महान बन सकते हैं। डेविड शेंक इस विचारधारा को खारिज करते हैं और कई लेट ब्लूमर्स का उदाहरण देते हैं जो बचपन में सामान्य थे लेकिन जीवन के बाद के वर्षों में असाधारण बने। उदाहरण: चार्ल्स डार्विन बचपन में एक औसत छात्र थे, विज्ञान में दिलचस्पी बहुत देर से जगी। अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना शुरू नहीं किया और शुरुआती शिक्षा में उन्हें कमजोर समझा गया। विंसेंट वैन गॉग, कला के क्षेत्र में उन्हें जीवन के अंतिम वर्षों में पहचान मिली। रेमंड चैंडलर, प्रसिद्ध लेखक, उन्होंने अपना पहला उपन्यास 44 वर्ष की उम्र में लिखा। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि समय से पहले असाधारण बनना जरूरी नहीं है, बल्कि दृढ़ता, निरंतर अभ्यास और खुद पर विश्वास से कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकता है। 3. असली प्रतिभा क्या है? लेखक के अनुसार असली प्रतिभा वह होती है जो समय के साथ निखरती है। यह तात्कालिक प्रदर्शन या आईक्यू स्कोर नहीं है। इसमें शामिल होते हैं मानसिक सहनशीलता, बार बार कोशिश करने की इच्छा, गलतियों से सीखने की क्षमता और सबसे बढ़कर लंबे समय तक अभ्यास करने की ताकत। 4. प्रतिभा का स्थायित्व बनाम प्रारंभिक चमक। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि प्रारंभिक सफलता अक्सर अस्थायी होती है यदि उसमें निरंतरता नहीं है। कई बार बच्चे आरंभ में तेज होते हैं लेकिन जब चुनौतियां बढ़ती हैं वे पीछे रह जाते हैं। दूसरी ओर जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं वे समय के साथ स्थिर, गहरे और परिपक्व कौशल विकसित करते हैं। 5. समाज की भूमिका। यह अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि समाज, स्कूल और परिवार को केवल प्रारंभिक प्रतिभा पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि सभी बच्चों को सीखने का अवसर, गलतियां करने की अनुमति और अपना विकास करने का समय देना चाहिए। उदाहरण: यदि किसी बच्चे ने 5 साल की उम्र में पियानो सीखना शुरू नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी संगीतज्ञ नहीं बन सकता। जो 25 या 30 की उम्र में कोई कला शुरू करता है वह भी उस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन पाए। निष्कर्ष: शुरुआती चमक सफलता की गारंटी नहीं है।
देर से खिलने वाले लोग अगर लगातार प्रयास करें, सही वातावरण में रहें और आत्मविश्वास रखें, तो वे भी जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को प्रतिभाशाली और सामान्य के खाँचों में बांटना बंद करें और हर किसी को सीखने और खिलने का समय और स्थान दें। Greatness is not about when you start, but how long and how deeply you keep going. अर्थात महानता इस बात पर नहीं निर्भर करती कि आप कब शुरू करते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी गहराई से और कितनी देर तक उस रास्ते पर डटे रहते हैं। अध्याय 6। क्या गोरे लोग छलांग लगा सकते हैं? जातीयता, जीन और संस्कृति। कैन व्हाइट मेन जंप? एथनिसिटी, जीन्स, कल्चर एंड सक्सेस। इस अध्याय का शीर्षक कैन व्हाइट मेन जंप थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक गहरे सामाजिक और वैज्ञानिक पूर्वग्रह को चुनौती देना है। क्या कुछ नस्लों या जातीयताओं में स्वाभाविक रूप से खेल, बुद्धिमत्ता या किसी विशेष कौशल में श्रेष्ठता होती है? डेविड शेंक इस अध्याय में यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी धारणाएं न केवल गलत हैं, बल्कि वे समाज को भ्रमित और सीमित भी करती हैं। एक नस्ल और प्रतिभा का भ्रम। पारंपरिक सोच। अफ्रीकी मूल के लोग दौड़ या बास्केटबॉल में बेहतर होते हैं। पूर्वी एशियाई बच्चे गणित में तेज होते हैं। यूरोपीय मूल के लोग वैज्ञानिक खोजों में आगे रहते हैं। ये सभी विचार आंशिक आंकड़ों और सांस्कृतिक धारणाओं पर आधारित हैं, जिनका वैज्ञानिक आधार कमजोर या भ्रामक है। दो वैज्ञानिक सत्य: कोई नस्ल जीनियस नहीं होती। डेविड शेंक बताते हैं कि नस्लीय अंतर, रेशियल डिफरेंस, का जीन स्तर पर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आधुनिक आनुवंशिकी कहती है कि 99.9% जीन सभी मनुष्यों में एक जैसे होते हैं। केवल 0.1% जीन में मामूली भिन्नता होती है, जो रंग, ऊंचाई या त्वचा जैसे पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता या एथलेटिक क्षमता को नहीं। 3 प्रदर्शन जीन संस्कृति अवसर। लेखक समझाते हैं कि किसी समूह का प्रदर्शन किसी क्षेत्र में अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि संस्कृति उस विशेष क्षेत्र को प्राथमिकता या गौरव देती है। अवसर: बच्चों को शुरुआत से ही अभ्यास, संसाधन और मार्गदर्शन मिलता है। प्रेरणा और मॉडल: समाज में ऐसे आदर्श मौजूद होते हैं जिनसे वे प्रेरित होते हैं। उदाहरण: केन्या और इथियोपिया के धावक अंतर्राष्ट्रीय रेसों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण उनकी जीन नहीं, बल्कि ऊंचाई पर जीवन, एल्टीट्यूड, छोटी उम्र से अभ्यास, सामाजिक पहचान से जुड़ा होना। 4 सांस्कृतिक प्रभाव के उदाहरण। बास्केटबॉल। अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन खिलाड़ियों का दबदबा है। परंतु क्या यह जीन की वजह से है? नहीं, यह शहरी समुदायों में खेल की पहुंच, पहचान और अवसर की वजह से है। गणित में एशियाई बच्चे। माता-पिता, स्कूल और समाज में गणित को बहुत महत्व दिया जाता है, परंतु यह अनुशासन और अपेक्षाओं का परिणाम है, जीन का नहीं। 5 पूर्वग्रहों का सामाजिक नुकसान। लेखक चेतावनी देते हैं कि ऐसे नस्लीय या जातीय विचार प्रेरणा को सीमित करते हैं, अवसर की असमानता को वैध ठहराते हैं, बच्चों को पहले ही यह मानने पर मजबूर कर देते हैं कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी जातीयता के लोग उसमें नहीं होते। यह मानसिक बाधा, साइकोलॉजिकल सीलिंग, खुद व्यक्ति की वास्तविक क्षमता को कुचल देती है। निष्कर्ष: प्रतिभा न तो गोरी होती है, न काली, न पीली। प्रतिभा केवल अभ्यास, प्रेरणा और अवसर से पनपती है। हर संस्कृति, हर जातीयता, हर क्षेत्र के व्यक्ति में महान बनने की क्षमता है। जीन हमें दिशा नहीं, केवल संभावनाएं देते हैं, दिशा हम खुद तय करते हैं। प्रतिभा नस्ल की मोहताज नहीं होती, वह अभ्यास, सोच और माहौल की देन होती है। भाग 2: महानता का विकास, पार्ट 2: कल्टिवेटिंग ग्रेटनेस। इस भाग में लेखक डेविड शेंक यह बताते हैं कि यदि प्रतिभा जन्मजात नहीं है, जैसा कि पहले भाग में सिद्ध किया गया, तो हम अपने भीतर महानता कैसे विकसित कर सकते हैं। यह भाग पूरी तरह प्रैक्टिकल और प्रेरणात्मक है और यह बताता है कि कैसे कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी स्तर से शुरू कर रहा हो, अभ्यास, सोच, वातावरण और प्रेरणा के माध्यम से असाधारण बन सकता है।
अध्याय 7 जीनियस कैसे बने या कम से कम महान। हाउ टू बी ए जीनियस और मियरली ग्रेट। इस अध्याय में लेखक उस केंद्र प्रश्न का उत्तर देते हैं जो हर पाठक के मन में होता है। अगर प्रतिभा जन्मजात नहीं है और सीखी जा सकती है तो उसे विकसित कैसे किया जाए। यानी यह अध्याय विचारों से क्रियान्वयन की ओर पहला कदम है। हम महान कैसे बने। एक सामान्य अभ्यास बनाम संधिपूर्ण अभ्यास, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। लेखक बताते हैं कि सभी अभ्यास समान नहीं होते। अधिकतर लोग सामान्य रूप से रोज कुछ करने को अभ्यास मानते हैं, लेकिन ऐसा अभ्यास उत्कृष्टता की ओर नहीं ले जाता। डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या है? यह एक वैज्ञानिक सिद्ध अभ्यास प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कौशल को सटीक और गहराई से सुधारना होता है। इसके मुख्य तत्व: एक स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। मैं पियानो बजा रहा हूं की जगह मैं आज अपनी बाईं उंगलियों की गति सुधारने पर ध्यान दूंगा। 2 कठिनाई बढ़ाना, रेइंग द डिफिकल्टी। जो आसान है उसे बार बार करने से सुधार नहीं होता। हर दिन थोड़ा और कठिन प्रयास जरूरी होता है। 3 फीडबैक लेना, गेट फीडबैक। शिक्षक, कोच या आत्मविश्लेषण के जरिए समझें कि क्या गलत हो रहा है। 4 आत्ममूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन। हर अभ्यास के बाद खुद से पूछें, क्या मैं पहले से बेहतर हुआ? कहाँ चुका? 5 दोहराव, रेपिटिशन। संधिपूर्ण अभ्यास की शक्ति दोहराव में है, लेकिन वो दोहराव जो सुधार पर केंद्रित हो। फर्क समझिए। सामान्य अभ्यास, जो आता है वही बार बार करना। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जो नहीं आता उस पर फोकस करना, जानबूझकर। 2 प्रेरणा, जुनून और जिद, पैशन एंड ग्रिट। केवल तकनीक पर्याप्त नहीं है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि महानता सिर्फ तकनीक या रणनीति से नहीं आती, उसके लिए चाहिए भीतर से आती प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लंबे समय तक कठिनाई झेलने की मानसिक शक्ति, ग्रिट। लक्ष्य के प्रति गहरा लगाव और धैर्य। टैलेंट, एफर्ट एक्स पैशन एक्स प्रैक्टिस। जुनून आपको चलते रहने की ऊर्जा देता है। जिद, ग्रिट, आपको असफलता में भी लगे रहने की ताकत देती है। 3 उदाहरणों से सीख। मोजार्ट। अक्सर कहा जाता है कि मोजार्ट प्राकृतिक संगीत प्रतिभा थे, लेकिन लेखक बताते हैं कि उन्होंने 3 साल की उम्र से अभ्यास शुरू किया। उनके पिता खुद एक संगीत शिक्षक थे और उन्होंने मोजार्ट को दिन रात प्रशिक्षित किया। मोजार्ट की महानता अभ्यास और माहौल का परिणाम थी। टाइगर वुड्स 2 साल की उम्र में गोल्फ पकड़ लिया था। 3 साल की उम्र से प्रशिक्षण, दिन रात अभ्यास, वीडियो समीक्षा, मानसिक फोकस, ये सब उनके अभ्यास का हिस्सा थे। उन्होंने खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। वैज्ञानिक और लेखक। आइंस्टीन, डार्विन जैसे लोग भी शुरुआत में साधारण माने जाते थे, लेकिन उनके भीतर सीखने की भूख और सोचने की शक्ति ने उन्हें विशेष बनाया। 4 समाज और सीखने की संस्कृति। लेखक यह भी बताते हैं कि स्कूलों और समाज में केवल आईक्यू या नंबर के आधार पर प्रतिभा को मापने की संस्कृति गलत है। हमें एक ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए जहां प्रयास की सराहना हो, गलतियों को सुधार का अवसर माना जाए, फीडबैक को आलोचना नहीं, दिशा माना जाए। निष्कर्ष: कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, बशर्ते वह सही अभ्यास, सही सोच और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़े। डेलिब्रेट प्रैक्टिस और पैशन प्लस ग्रिट का मेल हर इंसान को असाधारण बना सकता है। महानता कोई जादू नहीं है, यह प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा सकता है। जीनियस कोई जन्मजात अवस्था नहीं, बल्कि एक निर्धारित अभ्यास और समर्पण की यात्रा है। अध्याय 8, एक बच्चे को कैसे बिगाड़े या प्रेरित करें। हाउ टू रूइन और इंस्पायर अ किड। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास केवल उनके जन्म से तय नहीं होते, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि माता-पिता और शिक्षक उन्हें किस तरह प्रोत्साहित या नियंत्रित करते हैं। यह अध्याय बहुत ही व्यावहारिक और चेतावनी देने वाला है। यह दिखाता है कि हम अनजाने में बच्चों को बिगाड़ भी सकते हैं या उन्हें महानता की ओर प्रेरित भी कर सकते हैं। एक माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका। डेविड शेंक यह स्पष्ट करते हैं कि जब हम बच्चों से कहते हैं, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो,
तो यह सुनने में सकारात्मक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खतरा छिपा होता है। खतरा क्या है? बच्चा मान लेता है कि प्रतिभा पहले से ही है, इसलिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। वह अपनी पहचान प्रतिभा से जोड़ लेता है, न कि सीखने, संघर्ष और अभ्यास से। जैसे ही उसे असफलता मिलती है, वह सोचता है, शायद मैं उतना प्रतिभाशाली नहीं था। परिणाम, वह डरता है, रुकता है, प्रयास छोड़ देता है। समाधान? बच्चों की प्राकृतिक योग्यता की नहीं, बल्कि प्रयास और सुधार की सराहना करें। कहें, तुमने बहुत अच्छा अभ्यास किया, तुमने कठिन सवाल पर मेहनत की। इससे बच्चों को यह समझ आता है कि सफलता मेहनत का परिणाम है, न कि जन्म का वरदान। 2 फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। यह अध्याय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक के सिद्धांतों को आधार बनाता है। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। सोच, मैं जैसा हूं, वैसा ही रहूंगा। विशेषताएं: असफलता से डर, नई चुनौतियों से बचाव, केवल तारीफ चाहना, प्रयास को कमजोरी समझना। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। सोच, मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार कर सकता हूं। विशेषताएं: कठिनाइयों को चुनौती के रूप में देखना, हर असफलता से कुछ सीखना, लगातार अभ्यास करना, आत्मविश्वास का निर्माण करना। लेखक बताते हैं कि बच्चों को गिफ्टेड कहना अक्सर उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट की ओर धकेलता है। इसके बजाय, यदि हम उन्हें सिखाएं कि सीखना ही असली बुद्धिमानी है, तो वे जीवन भर विकास करते रहेंगे। 3 बच्चों को प्रेरित करने के प्रभावी तरीके। कठिनाइयों को चुनौती के रूप में प्रस्तुत करें। कहें, यह कठिन है, लेकिन तुम सीख सकते हो। इससे डर कम होता है और जिज्ञासा बढ़ती है। प्रयास और सुधार की सराहना करें। केवल अंतिम परिणाम की नहीं, बल्कि प्रक्रिया की तारीफ करें। उदाहरण, तुमने बहुत ध्यान से सोचा, तुम बार बार कोशिश कर रहे हो, यह शानदार है। असफलता को सीखने का हिस्सा बनाना सिखाएं। जब बच्चा असफल हो, तो कहें, यह सीखने का अच्छा मौका है। इससे उसे असफलता से भागने की बजाय उससे जूझने की आदत पड़ती है। 4 चेतावनी, बच्चों को बहुत स्मार्ट कहना नुकसानदेह हो सकता है। यह अध्याय उदाहरणों के जरिए बताता है कि जिन बच्चों को हमेशा गिफ्टेड, स्मार्ट, जीनियस कहा जाता है, वे अक्सर असफलता को व्यक्तिगत हार मानने लगते हैं। इससे वे जोखिम नहीं उठाते, खुद को सीमित करने लगते हैं। दूसरी ओर, जिन्हें प्रयास और धैर्य की सीख दी जाती है, वे खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। 5 माता-पिता और शिक्षकों के लिए सुझाव। क्या करें क्या न करें? बच्चे के प्रयास की तारीफ करें, केवल परिणाम या आईक्यू की तारीफ न करें। असफलता को सीखने का मौका बताएं, असफलता को कमजोरी न कहें। ग्रोथ माइंडसेट के उदाहरण दें, उसे गिफ्टेड या स्मार्ट टैग न दें। चुनौतियां स्वीकारने की आदत डालें, मुश्किल कामों से बचने की अनुमति न दें। निष्कर्ष: बच्चों की महानता उनके जीन से नहीं, बल्कि उनके सोचने और सीखने के ढंग से आती है। माता-पिता और शिक्षक चाहे तो एक बच्चे को या तो सीमित बना सकते हैं या उड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि सच्ची प्रतिभा लगातार सीखते रहने में है, न कि केवल तेज शुरुआत में। महानता बच्चों में छिपी होती है, उसे पहचान कर सही सोच के साथ सींचा जाता है। अध्याय 9, उत्कृष्टता की संस्कृति कैसे विकसित करें। हाउ टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। इस अध्याय में लेखक इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकाश डालते हैं। यदि महानता केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं आती, तो समाज, संस्कृति और शिक्षा प्रणाली की भूमिका क्या है? डेविड शेंक यह तर्क देते हैं कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा अकेले में नहीं खिलती, उसके पीछे एक पूरी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना होती है जो उसे प्रेरित करती है, मार्गदर्शन देती है और विफलता के बाद उठ खड़े होने की ताकत देती है। एक केवल व्यक्तिगत मेहनत नहीं, सामूहिक माहौल भी जरूरी है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि प्रतिभा एक सामाजिक उत्पाद भी है, न केवल व्यक्तिगत। यदि किसी देश, स्कूल, परिवार या कार्यस्थल में ऐसी संस्कृति हो जहां प्रयास की सराहना होती है, असफलता को सीखने का अवसर माना जाता है, फीडबैक और आलोचना को नकारात्मक नहीं,
सहायक माना जाता है। और जहां लोग एक दूसरे को उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वहां से सामान्य लोग भी असाधारण परिणाम दे सकते हैं। 2 कैसी होनी चाहिए एक उत्कृष्टता प्रेरित संस्कृति? लेखक इस अध्याय में 3 मुख्य स्तंभों को रेखांकित करते हैं। 1 प्रयास को महत्व देना, वैल्यूइंग एफर्ट ओवर आउटकम। एक ऐसी संस्कृति जहां लोगों को केवल सफल होने पर नहीं, बल्कि प्रयास करने पर भी सराहा जाता है। इससे लोग जोखिम लेने, प्रयोग करने और नई चीजें सीखने से नहीं डरते। 2 विफलता को शिक्षा का अंग मानना, फेलियर एज अ स्टेप, नॉट अ स्टॉप। जब विफलता को हार नहीं, बल्कि सीखने का जरिया माना जाता है, तो लोग फेल होने से नहीं, फेल ना करने की कोशिश ना करने से डरते हैं। यह मानसिकता गहराई से सीखने और लंबे समय तक टिके रहने वाले कौशल को जन्म देती है। 3 सहयोग, आलोचना और सुधार का वातावरण, कोलैबोरेशन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जहां हर कोई एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। जहां आलोचना अपमान नहीं, बल्कि निर्माण का माध्यम होती है। और जहां लोग एक दूसरे की प्रगति से ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लेते हैं। 3 अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण, जापान और फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली। जापान में बच्चे बचपन से ही यह सीखते हैं कि अभ्यास ही कुशलता की जननी है। शिक्षक बच्चों को बार बार गलतियां करने देते हैं, उन्हें समस्या हल करने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं, न कि केवल उत्तर रटवाते हैं। गंबरू संस्कृति, कड़ी मेहनत और जुझारूपन बच्चों को असाधारण बना देती है। फिनलैंड, यहां शिक्षा प्रणाली प्रतियोगिता से ज्यादा सहयोग पर आधारित है। हर बच्चे को सीखने का समान अवसर मिलता है। शिक्षक समाज में सबसे सम्मानित और प्रशिक्षित वर्ग में आते हैं। असफलता को सहजता से लिया जाता है, जिससे विद्यार्थी प्रयोग और सीखने के लिए खुला मन रखते हैं। 4 शिक्षा व्यवस्था और संस्थानों की जिम्मेदारी। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि केवल व्यक्ति या परिवार ही नहीं, बल्कि स्कूलों की परीक्षा प्रधान सोच को बदलना होगा। प्रतियोगिता की जगह सहयोग की भावना विकसित करनी होगी। अध्यापक, कोच और मेंटर्स को यह सिखाना होगा कि प्रतिभा एक सतत प्रक्रिया है। केवल गिफ्टेड बच्चों पर ध्यान देना बंद करना होगा, बल्कि हर बच्चे को सिखाने और संवारने की कोशिश करनी होगी। 5 कार्यस्थलों, समाज और परिवार की भूमिका। परिवार, बच्चों से तुलना बंद करें। प्रयास की तारीफ करें, विफलता में साथ दें। सवाल पूछने और सीखने का माहौल दें। कार्यस्थल, नवाचार और प्रयोग को बढ़ावा दें। असफलता को दंडित करने की बजाय उससे सीखने का अवसर बनाएं। समाज, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दें जो लगातार सीखते हैं, न कि केवल उन्हें जो पहले से अव्वल हैं। मीडिया में ऐसे आदर्श सामने लाएं जो प्रक्रिया और विकास की प्रेरणा दें। निष्कर्ष, एक व्यक्ति महान तब बनता है जब उसके आसपास ऐसी संस्कृति होती है जो उसे लगातार प्रेरित करती है। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां सीखना सबसे बड़ा मूल्य हो, विफलता एक जरूरी पड़ाव हो और अभ्यास ही सम्मान का आधार हो। जब प्रयास को सम्मान मिलेगा, तब हर इंसान के भीतर का जीनियस बाहर आएगा। प्रतिभा अकेले में नहीं पलती, उसे एक संस्कृति चाहिए जो उसे सींचे, गढ़े और उड़ने दे। अध्याय 10, जीन्स 2.1, अपने जीन को कैसे सुधारें। हाउ टू इंप्रूव योर जीन्स। यह अध्याय एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करता है। हम केवल अपने जीन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने जीन को सुधार भी सकते हैं। यह विचार एपिजेनेटिक्स पर आधारित है, जो आधुनिक जीव विज्ञान की एक नई शाखा है और बताती है कि हमारी आदतें, सोच, जीवन शैली और वातावरण हमारे जीन की गतिविधियों को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं। एक एपिजेनेटिक्स क्या है? पारंपरिक सोच, जीन एक तय ब्लूप्रिंट है जिसे बदला नहीं जा सकता। नई वैज्ञानिक समझ, जीन की अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन, स्थायी नहीं होती। हमारे जीन का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे सोचते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, कितना व्यायाम, ध्यान, नींद और मानसिक संतुलन रखते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति में तनाव से संबंधित जीन हो सकते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति ध्यान करता है,
सकारात्मक सोच रखता है और शांत वातावरण में रहता है तो ये जीन सक्रिय नहीं होंगे। 2. हम जीन की अभिव्यक्ति को कैसे बदल सकते हैं? लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर जीनियस बनने की जैविक क्षमता रखता है, परंतु इसे सक्रिय करने के लिए नीचे दिए गए उपायों को अपनाना आवश्यक है। 1. संतुलित और पोषक आहार, न्यूट्रिशन। कुछ खाद्य पदार्थ जीन की मरम्मत और वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, जैसे फल, सब्जियां, ओमेगा 3, विटामिन बी, प्रोटीन। जंक फूड, अत्यधिक शक्कर, प्रोसेस्ड फूड नकारात्मक जीन सक्रिय कर सकते हैं। 2. नियमित व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी। व्यायाम न केवल शरीर को मजबूत करता है बल्कि दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर भी सक्रिय करता है। यह बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण को बेहतर बनाता है। शोध बताते हैं कि व्यायाम से जीन ऐसे सक्रिय होते हैं जो याददाश्त और सीखने की क्षमता से जुड़े होते हैं। 3. ध्यान और योग, मेडिटेशन एंड योगा। ध्यान करने से मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं जो शांत, केंद्रित और रचनात्मक सोच से जुड़ी होती है। योग से तनाव कम होता है, जिससे कोर्टिसोल जैसे हार्मोन नियंत्रित होते हैं और तनाव से जुड़े नकारात्मक जीन निष्क्रिय हो सकते हैं। ध्यान हमारे टेलोमियर्स, जीन के छोर, को संरक्षित रखता है, जिससे उम्र संबंधी जीन क्षरण धीमा होता है। 4. भावनात्मक स्थिरता और सकारात्मक सोच। नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता, डर, क्रोध जीन को विकृत कर सकती हैं। सकारात्मक सोच, आशावाद और कृतज्ञता की भावना जीन को संतुलित और रचनात्मक रूप में सक्रिय रखती है। हंसी, दया और प्रेरणा जैसे भावनात्मक अनुभव हार्मोन और जीन दोनों पर सकारात्मक असर डालते हैं। 5. प्रेरणादायक और सहयोगी वातावरण। जिस वातावरण में आप रहते हैं वह भी आपके जीन की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो प्रेरणा देते हैं, सहयोग करते हैं और सीखने का अवसर देते हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक जीन सक्रिय हो सकते हैं। डर और आलोचना से भरे माहौल में जीन का विकास रुक सकता है। डेविड शेंक का कहना है कि जीन हमारी नियति नहीं है, वह केवल एक संभावनाओं की सूची है। हमें तय करना है कि उनमें से कौन सी संभावनाओं को सक्रिय करना है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा नहीं हूं क्योंकि मेरे जीन वैसे नहीं हैं, वे खुद को रोक रहे हैं। असल में, अगर जीवनशैली, सोच और आदतों में सुधार किया जाए तो सभी में उत्कृष्टता का विकास संभव है। निष्कर्ष: आप अपने जीन को प्रेरित, सशक्त और पुनर्गठित कर सकते हैं। इसके लिए दवा, तकनीक या जादू की जरूरत नहीं, बल्कि सचेत दिनचर्या, सकारात्मक सोच और अभ्यास की जरूरत है। आपका शरीर और मस्तिष्क सीखने के लिए तैयार हैं, बस आप उन्हें सही संकेत दीजिए। हमारे जीन हमारी कहानी की शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन अंत हम स्वयं लिखते हैं। उपसंहार: टेड विलियम्स फील्ड। एपिलॉग: टेड विलियम्स फील्ड। यह अंतिम खंड इस पूरी पुस्तक का भावनात्मक और प्रेरणात्मक समापन करता है। लेखक एक सजीव, ऐतिहासिक उदाहरण के माध्यम से यह संदेश दोहराते हैं कि जीनियस कोई जन्मजात विशेषता नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास और समर्पण का परिणाम है। टेड विलियम्स कौन थे? टेड विलियम्स अमेरिका के सर्वकालिक महान बेसबॉल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्हें द ग्रेटेस्ट हिटर हु एवर लिव्ड कहा गया। लेकिन उनके बारे में एक आम धारणा यह रही कि वे जन्मजात प्रतिभाशाली थे, एक नेचुरल जीनियस। लेखक इस मिथक को तोड़ते हैं। 2. असली कहानी, परिश्रम और साधना। डेविड शेंक बताते हैं कि टेड विलियम्स बहुत ही साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे। उनके पास बचपन में विशेष सुविधाएं या आधुनिक प्रशिक्षण नहीं था। लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं सबसे महान हिटर बनूंगा जो कभी भी बेसबॉल खेला हो। इसके लिए उन्होंने किया घंटों अकेले अभ्यास, हर गेंद को बार बार खेलना जब तक उसका नियंत्रण पूर्ण ना हो जाए। गर्मी, थकान, असफलता कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। उन्होंने हर दिन छोटे सुधार को अपना धर्म बना लिया। यही प्रक्रिया उन्हें जीनियस बनाती है, न कि कोई जन्मजात कौशल। 3. प्रतीकात्मक स्थल, टेड विलियम्स फील्ड। लेखक जिस स्थान की बात करते हैं, टेड विलियम्स फील्ड,
वह केवल एक खेल मैदान नहीं है। यह एक प्रतीक है, संभावना की भूमि, जहां एक आम बालक अपने अभ्यास और आत्मविश्वास से असाधारण बनने की राह पर चला। यह दिखाता है कि अगर आप समर्पण के साथ चलते हैं तो कोई भी मैदान आपके नाम पर हो सकता है। 4 पुस्तक का अंतिम संदेश। डेविड शेंक इस उपसंहार के जरिए पाठकों को यह याद दिलाते हैं, हर इंसान के भीतर महानता की संभावना होती है, लेकिन वह सोई रहती है जब तक आप उसे जगाने का निर्णय नहीं लेते। महानता पाने के लिए असाधारण जीन नहीं बल्कि असाधारण सोच चाहिए। बचपन से प्रतिभा नहीं बल्कि रोज अभ्यास चाहिए। अनुकूल वातावरण नहीं बल्कि स्वयं को गढ़ने की जिद चाहिए। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। यदि टेड विलियम्स जैसा आम बालक महान बन सकता है, यदि मोजार्ट, आइंस्टीन और डार्विन ने भी धीरे धीरे खुद को गढ़ा, तो फिर कोई भी इंसान महानता की ओर बढ़ सकता है यदि वह विश्वास, परिश्रम और निरंतर अभ्यास का मार्ग अपनाए। जीनियस पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं और उन्हें गढ़ता है दृष्टिकोण, प्रक्रिया और अडिग समर्पण। कोई भी इंसान जीनियस बन सकता है यदि वह अभ्यास, प्रेरणा और सुधार की प्रक्रिया को अपनाता है। माता-पिता, शिक्षक और समाज अगर सही संदेश दें तो असाधारणता हर इंसान की पहुंच में है। हम अपने जीन को भी बेहतर बना सकते हैं, अपने कार्यों और जीवन शैली से। महानता कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है जिसे सीखा और अपनाया जा सकता है। अब आप जान चुके हैं कि आपके अंदर भी वही क्षमता है जो मोजार्ट, टेड विलियम्स या आइंस्टीन में थी। फर्क बस इस बात का है कि आप उस क्षमता को कितना जगाते हैं। अगर इस वीडियो से आपको नई सोच, नई प्रेरणा या कोई गहरा सबक मिला हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की और प्रेरणादायक पुस्तक सारांश के लिए लाइफ टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ।